नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना गाने वालों पर केंद्र सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने हुर्रियत के 18 नेताओं के अलावा 155 अलगाववादी नेताओं की सरकारी सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं वापस ले ली। अब तक हुर्रियत के 22 नेताओं की सुरक्षा वापस ली जा चुकी है। अलगाव और देशद्रोह का राग अलापने, मासूम युवाओं को भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का सुरक्षा कवच छीनकर सरकार ने एक संदेश दिया है। देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो लोग 3 दशक से देश विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उन पर सरकार ने बीते 5 साल में 560 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। जी हां, 560 करोड़ रुपए। पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाने वाले इन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के खर्च पर सुरक्षा देने, सुरक्षित जगहों पर ठहराने, यात्रा और इलाज कराने का इंतजाम था। पूरे जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में 670 अलगाववादियों को विशेष सुरक्षा दी गई थी। इनमें हाशिम कुरैशी जैसा शख्स था जो इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरणकर्ताओं में शामिल था। इनमें अब्दुल गनी भट्ट भी था जो कश्मीरी पंडितों को खदेड़ने वालों में शामिल था। इनमें से कई तो ऐसे थे जो पाकिस्तान से पैसे लेकर आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपी थे। कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की आड़ में बंदूकबाजों को हवा देने वालों पर कस्सा शिकंजा तसल्ली देता है। लेकिन सवाल उठता है कि सुरक्षा और सरकारी धन की अफराद से कांग्रेस से लेकर एनडीए तक की सरकारें इन्हें इतराने का मौका क्यों दे रही थी? ऐसे में कई सवाल उठते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, पुलवामा हमले के बाद ही अलगाववादियों पर कार्रवाई क्यों की गई? हम तो पूछेंगे, अलगाववादियों पर सख्ती से कश्मीर के हालात पर क्या फर्क पड़ेगा? और हम तो पूछेंगे, हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस लेकर केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है? इन सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले नजर घटनाक्रम पर। सरकार ने सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक समेत हुर्रियत के 18 नेताओं की सरकारी सुरक्षा और सुविधा वापस ले ली। इसके साथ ही हुर्रियत के 22 नेताओं तक सख्ती की आंच पहुंच चुकी है। इनके अलावा 155 राजनीतिक लोगों की भी सुरक्षा हटाई गई। सरकार की सख्ती पर हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। हुर्रियत पर प्रहार, न आतंकी बचेंगे न पाकिस्तानी यार। ये सही वक्त पे सही कदम से बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रोसेस को कमजोर करना चाहते हैं। जो भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में पाया है आज तक, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद से देश जश्न भूल गया है। शहीद परिवारों का दर्द शादी के मंडप में दूल्हा तक नहीं भूल पा रहा। मेरा एक अनुरोध है आप सबसे कि 2 मिनट का आप मौन रहें और उनके इस श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेजर वीएस ढोंडियाल देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन निशिता कौल की जुबान पर पति के लिए आई लव यू और देश के लिए जय हिंद जैसे शब्द। एक साथ 40 से ज्यादा शहादत के बाद बारामूला के युवा शहीदों के रास्ते पर चलने के लिए मचल रहे हैं। सेना में 111 जवानों की भर्ती के लिए 2500 से ज्यादा युवा मौसम की परवाह किए बगैर पहुंच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों और हुर्रियत के नेताओं की जुबान हिलने का नाम नहीं ले रही। इनका अतीत आतंकियों से हमदर्दी का रहा है। इनका अतीत बच्चों और युवाओं के हाथों में पत्थर थमाने का रहा है। और जिस सुरक्षा बल को देश और कश्मीर की हिफाजत की परवाह है, वो इन्हें दुश्मन नजर आते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हर कश्मीरी की जान की फिक्र इन्हीं सुरक्षा बल को है। आप अगर मिलिटेंट को बोलोगे ना गोली मारना, वो गोली मारेगा। आपको पता है कि मेरे को आप बोलोगे गोली मारना, मैं कभी नहीं मारूंगा। अपने परिवार को अलगाववादी संगठनों से दूर रखने वाले और जनता के बच्चों के स्कूल में आग और हाथ में पत्थर थमाने वाले अब आम जनता की तरह रहेंगे। न सरकारी गाड़ी, न सरकारी सुरक्षा और न सरकारी खर्चे पर होटल और दाना पानी। जाहिर है सरकारी फैसला सरकारी पहरे में रहकर भावनाओं की सियासत करने वाले कुछ लोगों को
सख्त लगेगा। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रोसेस को कमज़ोर करना चाहते हैं और सिक्योरिटी विड्रॉल से ये टाइम बाय करना चाहते हैं, ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि इन पे ब्लेम ना आ जाए या इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो। तो ये स्टेट गवर्नर रूल में है। पॉलिटिकल प्रोसेस का क्या मतलब, आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ख़त्म करने से क्या होगा? तो हम लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करने से हमें एंडेंजर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का केंद्र सरकार का फैसला सही है? और अब सुनिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का केंद्र सरकार का फैसला सही है? अगर आपका जवाब हां है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #पुलवामा का बदला के जरिए दे सकते हैं। और इस बड़ी चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड GB जैनी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर स्टूडियो में हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। और साथ ही आज हमारे साथ डिबेट में और कौन कौन जुड़ रहा है परिचय करवा देती हूं। सैयद रिजवान अहमद वकील हमारे साथ आज इस डिबेट में होंगे। इनके अलावा आज हमारे साथ माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक होंगे डिबेट में। थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जब जुड़ेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे भी हम लेंगे। माजिद हैदरी जी, आपसे शुरुआत मैं करने जा रही हूं। हिंदुस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे पर अलगाववादियों की सुरक्षा क्यों की जानी चाहिए? मैडम, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर करारे जवाब की। 1 हफ्ता हो गया जबकि ये बड़ा एक हमला हुआ था जिसमें इतने सारे जवान मारे गए और अभी तक पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तान को करारे जवाब को डाइवर्ट किया गया है, ऐसे कि सिक्योरिटी का इशू डिस्कस हम कर रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी कवर जो होता है ना, ये एक कवच की तरह होता है। हम इसे कहते भी हैं सिक्योरिटी कवच, मतलब ये इंसान का एक वस्त्र होता है में बैठ के आप भारत को चुनौती मत दीजिए। आप लोग ये वस्त्र हरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका इलाज होगा, अच्छे तरीके से इलाज होगा, पंजाब मॉडल से इलाज होगा। आप ऐसी बात मत करिए, आप चुनौती मत दीजिए देश को। आपका होगा इलाज, आपकी जंगाएं तोड़ी जाएंगी जिस प्रकार से दुर्योधन की तोड़ी गई थी, और आपको रण के मैदान में जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती देने वाले हर व्यक्ति का इलाज किया जाएगा। आप प्रसन्न मत होइए, आपकी प्रसन्नता बहुत अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। दुष्यंत नागर रुक जाइए। माजिद हैदरी जी, माजिद हैदरी साहब, आप बोल जा रहे हैं। रुक जाइए दुष्यंत जी रुक जाइए। दुष्यंत नागर जी रुक जाइए। माजिद हैदरी जी, एक बार फिर से आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। टू द पॉइंट सवाल है, टू द पॉइंट अगर आप आंसर देंगे तो बेटर रहेगा। हिंदुस्तानी जो अपनी गाढ़ी कमाई के जरिए टैक्स देता है, उस टैक्स की कमाई पर अलगाववादियों को पाकिस्तान के पिट्ठुओं की सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? बहुत स्पेसिफिक सवाल है और स्पेसिफिक उत्तर दीजिएगा। मैडम, बिल्कुल स्पेसिफिक उत्तर दूंगा। हुर्रियत वालों ने कभी भी भारत सरकार से सिक्योरिटी नहीं मांगी थी, ना अपने राज्य की सरकार से मांगी थी। ये उन्हें खुद से दी गई थी, वैसे ही ले भी ली गई। हाँ, ये गलती थी उनकी, उनने हमें इतनी देर बदनाम कराया। इन्होंने सिक्योरिटी रख के हमें हर दिन इन डिबेटों में आके जलील होना पड़ता था कि इनके पास सिक्योरिटी क्यों है। इन्होंने इतनी देर तक हमारे को भी जलील कराया अपने साथ। अब ठीक है, मसला खत्म हो गया सिक्योरिटी का, अब आगे चलें। करारे जवाब का क्या हुआ? ये तो पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं हुआ, आप इनसे जिद निकाल रहे हैं क्योंकि RSS में पाकिस्तान को जवाब देने की ताकत नहीं है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए माजिद हैदरी जी, आपका उतावलापन देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। लग ही नहीं रहा, ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है। चलिए खैर छोड़िए, जरा इस बात का भी उत्तर दीजिएगा। लग रहा क्योंकि मैं RSS आपकी आवाज बता रही है, और ये मैं नहीं, देश की जो हर आवाज इस वक्त आपको सुन रही होगी वो यही महसूस कर रही होगी जो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते महसूस कर रही हूँ। यासीन मलिक के पास, रुक जाइए माजिद हैदरी जी, यासीन मलिक के पास 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे हो गई? इस बात का उत्तर दे दीजिए। वो तो अलगाववादी हैं, वो तो कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने के लिए एक सेफ्टी वॉल का काम करते हैं। इस बात का उत्तर भारत सरकार के पास होना चाहिए, मेरे पास कहां से होगा? ये कैसे आप लोग पैसा आने देते हैं? कैसे ये 300 किलो RDX मिर्ची तो आपको लग रही थी, में फटा? मिर्ची तो आपको लग रही थी।
मिर्ची तो आपको लग रही थी ना, तो उत्तर भी आप दे दीजिए। मिर्ची नहीं, हमें दुख लगा है। ये जो जवान मारे गए ना, दुख लगा है हमें कि इतने बेचारे क्यों मारे गए। ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार फेल हो चुकी है। 93% अटैक्स में राइज हुआ है। ये फेल हुई है, पास हुई है, वो आपको बता देंगे आने वाले चुनाव। माजिद हैदरी जी, जो रेडी पटरी का काम करते थे यासिन मलिक, वो अचानक से 150 करोड़ की संपत्ति उनकी उससे भी ज्यादा पहुंच गई है। बताइए ना, रातों रात ऐसा कौन सा कमाल कर दिया उन्होंने? यासीन मलिक जी कभी रेडी का काम नहीं करते थे। जाइए 1990 का डिटेल निकाल लीजिए उनका। 1990 का, आज से 30 साल पहले का डिटेल उनका निकाल लीजिए। अगर आपको हिंदी या अंग्रेजी सही से समझ आती है तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने वो देख के कंटेंट आंखें बंद कर ली हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती उस बात का। मैडम, आप कश्मीर पे 2019 जीतना चाहते हैं, आप मारें कश्मीर को, मरवाएं कश्मीर को। कौन कह रहा है जीतना चाहते हैं? आपसे स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक आपसे जवाब मांगा जा रहा है, वो तो आपसे दिया नहीं जा रहा है। सुधांशु जी, सुधांशु जी आ गए मेरे साथ, मैं रोक रही हूँ आपको। सुधांशु जी, सुधांशु जी, इंतहा हो गई। सुधांशु जी, आई ना कुछ खबर, करारे जवाब। चलिए माजिद हैदरी जी, बड़ी तकलीफ है आपको उस बदले को लेने की, लेकिन उसके जो ग्लिम्स आपको दिख रहे हैं ना, वो बौखलाहट में दिख रहे हैं। सुधांशु जी, जरा बता दीजिए खुलकर कि क्या क्या एक्शन लिया गया है और क्या क्या एक्शन लेना बाकी है अभी ऐसे पाक परस्तों के खिलाफ। देखिए, माजिद हैदरी जी का जो दर्द है वो बाखूबी समझा जा सकता है। हमारी सरकार ने पुलवामा हमले के बाद ही से कार्रवाई नहीं शुरू की है। याद करिए, हमारी ही वो सरकार है जिसने आने के बाद कभी हुर्रियत नेताओं से बातचीत नहीं की। हमारी सरकार ने कभी हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी। आपने कहा कि पैसे कैसे आते थे? पैसे आते थे, हमने पहली बार उसका स्रोत खोजा, और अगर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई हुर्रियत नेताओं पे तो हमारी सरकार में, उसके बाद एनआईए की जांच अगर झेल रहे हैं तो हमारी सरकार में, और अब सिक्योरिटी विड्रॉ की है तो हमने। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई नी जर्क रिएक्शन किया, यानी कोई एक घटना हुई और तात्कालिक प्रतिक्रिया की है। हमने क्रमशः आगे बढ़ते 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 काम किया है। और एक दौर था, माजिद हैदरी साहब सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक एक दौर था जब आप लोग पिछली सरकार के दौरे हुकूमत में सरकार के दामाद बन के घूम रहे थे। वो दौर खत्म हो गया। तो आप लोगों ने पाया क्या? वो दौर खत्म हो गया जनाब। इतना बड़ा हमला हुआ। आज आप कहते हैं वो कश्मीर के लड़के जिनको आप कहते हैं ये बच्चे हैं, ये इनसे आप कहते हैं जाके पत्थर फेंको। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, हुर्रियत नेता कोई बताए ना जिसका बेटा है बेटी पत्थर फेंकने वालों में शामिल हो। सुधांशु जी जरा रुक जाइए, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। सुरक्षा कवच ये कह रहे हैं जो हटा लिया गया है अलगाववादी और हुर्रियत के नेताओं से। जरा बताइएगा माजिद हैदरी साहब, फैयाज अहमद हमाल, मेहराजुद्दीन बांगरू, मोहम्मद यासीन इट्टू, ये लोग कौन है? देखिए, वो आपको नाम पता होंगे। यहाँ तो हर अरे आपको नहीं पता? नाम यही होता है। आपको नहीं पता? जैसे बाबू बजरंगी, ये वो लोग हैं माजिद हैदरी, ये वो लोग हैं जो पहले, सुन लीजिए, जो पहले हुर्रियत के नेता थे और ये तीनों बाद में किसके आतंकी बन गए? हिज्ब के आतंकी बन गए। इसीलिए इन पर सख्ती हो रही है। समझ आ रहा है आपको इसका मतलब क्या है? तो आप लोग एक काम करें ना, आपका जब सर्जिकल स्ट्राइक फेल हो गई, ऑपरेशन ऑल आउट फेल हो गया, ईडी के रेड के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ देश के अंदर, तो इसका मतलब है ये सरकार फेल हो चुकी है। इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और रहा बात पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैंने आपको हर डिबेट में कहा, उसके लिए इंदिरा गांधी चाहिए। 56 इंच का सीना कुछ नहीं करेगा, आपको उसके लिए इंदिरा गांधी चाहिए। चलिए हम इसी बात में माजिद हैदरी खुश हो लेते हैं कि हमारे कोई तो गवर्नमेंट आपको पसंद आ रही है, हम तो इसी बात पे खुश हो जाते हैं। नहीं सुधांशु, आप जरूर दीजिएगा जवाब दुष्यंत जी, लेकिन उससे पहले जैनी साहब, हाँ देख लीजिए, अभी बांग्लादेश तोड़ा था, जो उसका सख्ती समर्थन करते हैं वो पसंद नहीं आते इन्हें। जैनी साहब ऐसी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया माजिद हैदरी के कि बिलबिला रहे हैं इस तरह से? देखिए प्रीति, थोड़ा जाइए के करके माजिद हैदरी प्लीज, हमारे पैनल में सबसे सीनियर पर्सन है। ऑडियो डाउन कर दीजिए क्योंकि वो बोलने नहीं देंगे। प्लीज हमारे पैनल में सबसे सीनियर पर्सन है, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए क्योंकि वो एक समझदार आदमी को बोलने नहीं देंगे। उनको सच समझ में नहीं आएगा, सच सुनना नहीं चाहेंगे। देखिए प्रीति जी, ये जो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करी है, ये बहुत अच्छी बात करी है। देश के सारे सिक्योरिटी वॉचर्स, नेशनल सिक्योरिटी के हित में बात करने वाले
आज कई सालों से कह रहे थे कि इनको सिक्योरिटी क्यों देते हो भाई, इनको हवाई जहाज का किराया आने के लिए क्यों देते हो भाई, जब कश्मीर में स्कूल बंद होते हैं तो इनके बच्चों के लिए इम्तिहान के लिए क्यों खोलते हो भाई। आखिर ये है कौन प्रीति, ये क्या स्टेक होल्डर्स हैं, ये क्या कश्मीर के हित के लोग अवाम के हित में है। अरे जब कश्मीर में बाढ़ आई कहां थे, जब कश्मीर में तूफान आया और भूकंप आया कहां थे, जब कश्मीर में इलेक्शन आए आप क्यों नहीं, देखो बोलने नहीं देगा, बोले प्लीज कीप क्वाइट। देखिए इसीलिए मैंने कहा उसको डाउन करिए ऑडियो, उसका ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए उसका। तो सवाल ये है 100 गाड़ियां, 1000 आदमी, 6 करोड़ का खर्चा, ये हम किसके ऊपर कर रहे हैं। अब ये मैं बात मानता हूं माजिद हादरी की कि उन्होंने मांगी नहीं थी सिक्योरिटी, दी गई थी, ओके, मुझे नहीं मालूम मांगी थी या दी गई थी। अगर मांगी थी विड्रॉ किया, बहुत अच्छे, और दी गई थी तो देनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन दे दी, आज विड्रॉ कर दी। अब लास्ट बात मैं बताता हूं पीटी जी, 2 किस्म के दुश्मन होते हैं, एक होता है बॉर्डर के उस तरफ, उसको तो फौजी डील कर लेता है क्योंकि आमने सामने गोली फायर होती है, मारेंगे और मरेंगे। एक होता है एनिमी विद इन, एनिमी विद इन, ये हुर्रियत और ये जो इनके बाकी टट्टू, जेएनके लिबरेशन फ्रंट, जेएनके लिबरेशन मूवमेंट, जेएनके डेमोक्रेटिक फ्रंट, जेएनके डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये एनिमी विद इन है, ये देश के दुश्मन है, देशद्रोही है। जैसा कि दुष्यंत साहब ने कहा, पंजाब मॉडल, इनको एक एक को पकड़कर इनको मार डालना चाहिए, जैसे हमने किया था, पंजाब में किया था, मैंने किया था। जिसने भी देशद्रोह के बंदूक उठाई उसको पकड़ा, मारा साले। तो ये इनको जब तक ये सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक इनको कहा नहीं जाएगा जिंदा, तब तक ये इस किस्म की गैर देशी भाषा, एंटी नेशनल एलिमेंट के हर टीवी डिबेट में माजिद हादरी आते हैं और जहर उगलते हैं, देश के प्रति ये दोगली बातें करते हैं, हमारे देश की हवा खाते हैं, हमारे देश का राशन पानी पीते हैं और पाकिस्तान की बातें करते हैं। अरे चुप करो माजिद हादरी, यतीम हो, यतीम हो और तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे। अरे एक दिन गाड़ दिए जाओगे, गाड़ दिए जाओगे जिंदा। हाँ, तुम चिल्लाते रहना। माजिद हैदरी, हो कौन तुम लोग, हो कौन ये साले, ये अलगावादी है कौन, ये कौन है ये अलगावादी, इनका क्या स्टेक होल्डिंग है, हुर्रियत है कौन। माजिद हैदरी जी, ये जिन्हें आप कह रहे हैं ये है कौन, ये है कौन, ये वो है, ये वो जमात है जिनकी वजह से आप अपने घरों में सुख चैन की नींद ले पा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको रोकूंगी, यहाँ पर मेरे पास और भी पैनलिस्ट है। प्लीज माजिद जी, मैं बहुत सम्मान से आपसे बात कर रही हूँ। रिजवान जी, अलगाववादियों को, पाक के टट्टुओं को कौन इतने सालों तक पालता पोसता रहा और उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि उन्हें इस तरह से कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात थी जो डर ही नहीं था उनके भीतर किसी भी तरह का। देखिए मैडम, आप एक मैं रिजवान जी के पास जाना चाहती हूँ। माजिद जी प्लीज अपनी टर्न पर बोलिएगा। काट दीजिए ऑडियो उसका, जनी सब रिजवान जी। नहीं, इसने कहा सब कश्मीरियों का कत्ल किया जाए। माजिद हैदरी जी, आपके पास मैं आऊंगी लेकिन रिजवान जी को बोलने दीजिए। What is your bloody problem? What is your bloody problem? प्रीति जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आप लोग एक बात सुन लेते हैं। ओ डाकू, चंबल का डाकू, आप लोग एक बात, अरे प्लीज आस्क हिम टू शट अप, आई कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। माजिद हैदरी जी, आई विल जस्ट शट अप, I will put a bloody diaper on your mouth. You need a diaper on your mouth. Just shut up. Shut up. You need a diaper on your mouth. Shut up. Shut up. You shut up. Shut up. You moron. My name is Rizwan. Just shut up. Shut up. Gaurakshak. Chup. Oh, I will put a diaper on your mouth. You need a diaper on your mouth. कहां से आया? Okay. संविधान की तमीज नहीं। Just shut up. सब कश्मीरियों का कत्ल करो। चुप। Oh, just shut up. You shut up. संविधान की बात नहीं हो, चुप करो। सुनिए प्रीति, माफी मांगो पहले। बोलते हो सब प्रीति। बदतमीज। रिजवान जी बोलिए। ओ बज़ाते कश्मीरी, बज़ाते कश्मीरी, चुप। चल चुप कर। चुप। बज़ाते कश्मीरी, चुप। चुप बदतमीज।
ओए गॉडसे चुप। ओए गॉडसे के चाचा नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। गॉडसे तुम्हारा क्या लगता है? बदतमीज इंसान। प्रीति चुप करो, यू लिसन टू मी। बज़दाते कश्मीरी चुप, बज़दाते कश्मीरी चुप करो पहले, चुप। चल चुप कर। माजिद हैदरी जी, तमीज नहीं, संविधान का कोई एहसास नहीं। सुन लीजिए एक बार, आपकी बारी दोबारा आएगी, प्लीज सुनिए। कश्मीरी का कत्ल नो। माजिद हैदरी जी, अभी बहुत वक्त है, प्लीज बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। रिजवान जी सॉरी, मैं आपको मौका दे पा रही नहीं थी, मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि माजिद हैदरी चुप हो जाए। मुझे रिजवान जी एक ब्रेक लेना होगा, मैं ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास ही आऊंगी। रिजवान जी से डिबेट को हम दोबारा ओपन करेंगे, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान परस्तों का मुंह बंद है, डर रहे हैं, बौखला रहे हैं, उसकी बौखलाहट का एक अंश आपने देखा। ब्रेक के बाद जारी है डिबेट। वेलकम बैक। अलगाववादियों पर केंद्र सरकार ने सुरक्षा वापसी का ऐलान किया, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं रिजवान साहब के पास जाऊं, उससे पहले कई बार जब हम अपनी बात रख रहे होते हैं, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, माजिद हैदरी को लेकर अगर हमारे किसी पैनलिस्ट के शब्दों के जरिए आवेग में आकर कोई बात निकल गई है तो उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। रिजवान साहब, ये अलगाववादी पाक का राग अलापते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता, इसकी वजह क्या है? जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए प्रीति, आप हो गए, सुधांशु भाई हो गए, आप लोग जितनी इनसे नफरत करते हैं या आपको जितनी भी परेशानी है, मुझे उससे दुगनी है, दुगनी। उसका एक मैथमेटिकल कारण है। आपको लगता है ये आपके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे देश के साथ साथ ये लोग मेरी कौम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक अमन पसंद कश्मीरी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं कोई बात आवेश में नहीं बोलता हूं और ना मैं क्षमा मांग रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी हुर्रियत के नेताओं ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, देश उसका संज्ञान नहीं ले रहा है और पैनल में भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कि हमने सुरक्षा मांगी ही नहीं थी। ये छोटी बात नहीं बोल रहे हैं। होम मिनिस्ट्री को एक वाइट पेपर निकालना चाहिए, ये सुरक्षा क्यों दी गई, किसने मांगी, किस परिस्थितियों में दी गई, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ हुर्रियत और केंद्र सरकार के बीच में। इसके पिताजी ये एक टैक्स पेयर के साथ स्कैम है, ये एक नेशनल स्कैम है। तो ये छोटी बात नहीं है कि हमने नहीं मांगी ना, इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, मुझे यह लगता था कि भाजपा की गवर्नमेंट 2017 में यह सुरक्षा वापस लेगी, क्योंकि 2017 में एक आईबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान का एक आदमी था अहमद सागर करके, आईएसआई का, रिपोर्ट में यह स्टैब्लिश हुआ था कि वो शब्बीर शाह को फंड कर रहा था पत्थरबाजों तक पैसा पहुंचाने के लिए। तो ये सुरक्षा तब हटनी चाहिए थी, लेकिन अब हटनी देर आए दुरुस्त है, मैं इसकी स्वागत करता हूं। ये कैसे सब कुछ कश्मीर में हो रहा है? आखिरी बात प्रीति, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलना है डिबेट में। एक बात मैं केंद्र सरकार को आगाह कर दूं, आगाह, और इस पे केंद्र सरकार अपनी तवज्जो डाले। ये पाकिस्तान वो मुल्क है और हुर्रियत वो मानसिकता है कि आपने जिन जिन की सुरक्षा हटाई है, ये मैं एक क्रिमिनल माइंड से बोल रहा हूं, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, ये हुर्रियत और पाकिस्तान मिलके अपने एक दो हुर्रियत के नेता खुद मरवा देगी, जैसा हफीजुल्लाह के साथ हुआ था और नाम केंद्र सरकार का आया था। उसके बाद उस हत्या पर ये मातम करेंगे और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो होम मिनिस्ट्री इस बात का भी ध्यान रखे कि ये हुर्रियत और पाकिस्तान सुरक्षा हटने वाले लोगों को खुद मरवा सकते हैं। ठीक है रिजवान जी, इस डिबेट में मुझे कुछ और बात नहीं करनी है। रिजवान जी के बात को काउंटर करना चाह रहे हैं माजिद हैदरी साहब, और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगी कि क्यों सुरक्षा दी गई थी। माजिद हैदरी, आप अपना पॉइंट रखिए जल्दी से। मैडम पहले धन्यवाद, आप लोगों ने कहीं पर इंसानियत तो दिखाई इस चैनल में कि आपने उस चीज को सब्सक्राइब नहीं किया जो वो कह रहे थे कि सबों को मारो।
अब रही बात ये जो इन्होंने बात की, देखिए मीरवाइज जी के पिताजी जो थे और जो बिलाल गनी लोन जी के पिताजी जो थे, उन दोनों को, वो दोनों सेपरेटिस्ट लीडर थे, उन दोनों को नामालूम बंदूक बरदारों ने मार दिया था। आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ है कि मीरवाइज साहब के पिताजी को किसने मारा, लेकिन माजिद हैदरी साहब, मीरवाइज और बिलाल लोन के पिता का कत्ल हुआ, बिल्कुल सही आपने बात बोली। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट पर हमला हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारे पास आंकड़ा है, 177 लोगों को सुरक्षा दी गई है। मतलब कुल 22 जिले हैं, उसमें 670 लोग हैं ऐसे, और उनमें से 177 को पहली सुरक्षा दी गई है। ये समझ नहीं आता है। और अगर आप ये समझाने लगेंगे तो भी देश की जनता बेवकूफ नहीं है कि वो ये समझेगी कि 177 पूरे स्टेट को सुरक्षा की जरूरत है या सिर्फ इन 177 लोगों को सुरक्षा की जरूरत है? नहीं मैडम, ये जो मुफ्ती और अब्दुल्ला की हुकूमत नई दिल्ली ने कश्मीर में रखी ना, उनने हर अपने जाने पहचाने को स्टेटस सिंबल के लिए यहाँ पे सुरक्षा दी। वो स्टेटस सिंबल क्या होता है? वो 2-4 अपने साथ गनमैन लेके चलते हैं और वो स्टेटस सिंबल बनता है, उसमें पैसे की दलाली लेकिन उस स्टेटस सिंबल के लिए तो आप यहाँ पर उनकी बैक कर रहे हैं, आप उनकी बैकिंग कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों की बैकिंग कर रहे हैं। तो ये तो खुद ही आप अपने सवाल में ही आपको जवाब मिल गया है। सुधांशु जी नहीं, माजिद हैदरी जी नहीं, ये जो आपका पॉइंट है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपका ये पॉइंट। बनाए नई दिल्ली ने बनाए इनको, नई दिल्ली से तो मैं जवाब दूंगी, लेकिन आप तो अपने माकूल सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, क्यों चाहिए? सुधांशु जी, वो जो पाक परस्त है, जो पत्थरबाजों को उकसाते हैं, जो स्कूलों में आग लगाते हैं, जो नन्हे मुन्नों को तकलीफ पहुंचाने की हर कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्यों सुरक्षा दी हुई है आप लोगों ने? बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। देखिए, इसमें से ज्यादातर लोगों को सुरक्षा, जैसा कि अभी माजिद हैदरी ने खुद ही बोल दिया, इनको जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी थी। जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रहती रहीं, वो अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को सुरक्षा देती रहीं। हाँ, कुछ एक लोगों को सुरक्षा उस कारण से भी दी गई थी जिसकी तरफ रिजवान अहमद साहब ने इशारा किया है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना या घटना करवाकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता था। परंतु एक बात बहुत और स्पष्ट देखनी चाहिए, अब यह संभव नहीं हो सकता है कि आप सुरक्षा बलों की सुरक्षा लेंगे, केंद्रीय सुरक्षा बलों की या जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की सुरक्षा लेंगे और फिर उन्हीं के खिलाफ जहर उगलेंगे और फिर उन्हीं की मौत का जश्न मनाने वालों की आप फर्माबरदारी करेंगे, उनके जलसों में जाकर शामिल होंगे। अगर मेरे विचार से ये बहुत ज्यादा था। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आपने बहुत सही बात कही है। आप कहते हैं ये कश्मीरियत की लड़ाई है अगर, माजिद हैदरी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक किसी आंदोलन में, किसी हुर्रियत के नेता के समर्थित आंदोलन में कश्मीर का झंडा तो दिखा नहीं। ये झंडा ISIS और पाकिस्तान का ही क्यों दिखता है? और जब जाकिर मूसा एलानिया ये कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, तो इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, तो आप लोग उसकी मुखालफत क्यों नहीं करते? तो इसलिए रिजवान अहमद साहब ने जो कहा वो बात सही है। हमेशा कहते हैं कि देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, एक पूरी की पूरी मुस्लिम कौम के बारे में की तरह देश को कश्मीर में एक अलग प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया निगेटिव। तो आपने कौम का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। चले ठीक है दुष्यंत, हम लोग RSS की तरह नहीं है, हम धर्म को कभी माजिद हैदरी पॉलिटिकल इशू है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि RSS बहुत ही बुरा संगठन है और आपके यहाँ जो अलगाववादी हुर्रियत वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आप तो ये तुलना कर ही नहीं सकते, आपको हक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के अलगाववादियों को लेकर सबूत है, अगर मैं गिनाने चलूंगी तो आपकी भी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। पाकिस्तान से फंडिंग की बात आपको पता है किसने की? नईम कौन है? सुन लीजिए ना, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि पत्थरबाजों को प्रोवोक करने के लिए कहां से फंडिंग होती है। आपको ये अच्छी तरह से ये मालूम होगा कि जितने भी अलगाववादी हैं उनके बच्चे लंदन में हैं, अमेरिका में है, दुबई में है, दिल्ली में सेटल है। किसी का बच्चा अलगाववादी नेताओं में क्यों नहीं शामिल हुआ है? ये आईना तो आपको खुद ही दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है, और आप फिर भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आप धन्य हैं। दुष्यंत नागर जी, आपके समय में भी सुरक्षा दी जाती थी, कांग्रेस ठीक है। माजिद हैदरी जी ठीक है। दुष्यंत नागर, ये बताइए कांग्रेस के समय में क्यों? एक बड़ी खबर आ रही है दुष्यंत, आपके पास में आऊं। शोपियां में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शोपियां में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, इनिशियल इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शोपियां में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, ये इनका इलाज किया जा रहा है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। दुष्यंत नागर,
देखिए, ये बहुत ही दुखद और खतरनाक स्थिति है जिस प्रकार की घटनाएं लगातार वहां पे बढ़ रही हैं। लेकिन आपने कुछ राजनीतिक सवाल किया था अभी। मैं आज की डिबेट में कोई पॉलिटिकल बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज हमारे देश में कश्मीर को लेके लोगों का एक मन बना हुआ है, लोगों में गुस्सा है, उबाल है, अपने शहीदों का बदला देश लेना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत ही असभ्य एक टिप्पणी की, तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार उन्हें दामादों की तरह हुर्रियत और अलगाववादियों को ट्रीट करती थी। मैडम, 1996-95 की बात बताता हूं, जब अजहर मसूद को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी के समय 2 बार विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया, सरकार झुकी नहीं। और आपका गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ और उन आतंकियों को मारा और एक आतंकी को गिरफ्तार किया। उसके बाद में लगातार कोशिश होती रही, सरकार झुकी नहीं। लेकिन इनकी एनडीए पहली सरकार बनी, एनडीए 1 ने अलगाववादियों से बातचीत शुरू की और आतंकवादियों से बातचीत शुरू की। वोहरा जी को इन्होंने अपॉइंट किया, अजहर मसूद को इन्होंने छोड़ा। आज ये बात करते हैं कौन किसका दामाद है, ऐसी उचित टिप्पणी करनी चाहिए। और सुनिए मैडम, कश्मीर को इन हालात में पहुंचाने के लिए देश की कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 30 सालों में कश्मीरी पंडितों के साथ, वहां पर मौजूद कश्मीरियों के साथ किस तरह का बर्बर सलूक हुआ है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आप कुछ नहीं कर पाए। और अब आप इस वक्त बीजेपी को बता रहे हैं कि आपने क्या किया, नहीं किया। आज हमें इस वक्त कम से कम इस खबर की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। पॉलिटिकल अक्रॉस द पार्टी लाइन ऊपर आने की जरूरत है। जैनी साहब, दुष्यंत नागर राजनीति में दखल देना चाह रहे हैं। इस बीच सुधांशु जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपके पास जैनी साहब आऊंगी, से पहले सुधांशु जी, दुष्यंत नागर जी ने आप पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने आतंकवादियों को शह दी, जवाब आपका। देखिए, दुष्यंत नागर जी ने जब नरसिम्हा राव के जमाने की याद दिलाई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो दौर आया 1989-90 के बाद, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी लाल किले के ऊपर लाल चौक पर झंडा नहीं फहराया जा सकता था। उस समय अपनी जान जोखिम में डालकर झंडा फहराने कौन गया? हमारे तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। और मैं पूछना चाहता हूं, जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मारकर, भगाकर, बर्बाद करके, जब 89-90 में लिंचिस्तान समर्थन की सरकार थी, दुष्यंत जी किसकी सरकार थी? कश्मीर में किसकी सरकार थी? गृह मंत्री था, तब आतंकियों को छोड़ा गया। वो सब आपके लोग थे। उसके बाद देश को भ्रम मत फैलाइए। और 1996 में चुनाव हुए, बन के बैठे रहे, नरसिम्हा राव साहब ने चुनाव करवाया। हमने क्या किया? कश्मीर के हालात को जवाब देता हूं। जब वही नरसिम्हा राव थे, पता नहीं क्या होता है। अरे सुनिए भाई, मैं आपके टाइम हमारा बिगड़ जाता है, हमारी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमारे नरसिम्हा राव की सरकार के समय और आप चुप बैठे 1995 में आतंकवाद की बात कर रहे थे अभी, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव लेके आया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी मुंबई में हमला हुआ के रूप में गए, और दुष्यंत नागर गृह मंत्री को, दुष्यंत नागर के करके मुख्यमंत्री को हटाया। आपने क्या किया? आपने किसकी जिम्मेदारी फिक्स की? हमारे 45 जवान मारे गए, हमारे जवानों को दुष्यंत नागर प्लीज आप सुधांशु जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपकी बारी पर कोई इंटरव्यू नहीं करता, प्लीज ये डेकोरम बना के रखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बारी में कोई ना बोले, तो आप भी दूसरे की बारी में ना बोले। सुधांशु जी, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, नरसिम्हा राव की सरकार में लाख मतभेद होने के बावजूद, जबकि उसमें आपने कश्मीर को जलाया, पूरे स्कूल जला दिए गए, लोग भगा दिए गए, पर जब 95 में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया था, तो अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पूरा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। हम इस चक्कर में नहीं पड़े कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को श्रेय को मिलेगा। और बेनजीर भुट्टो का रिकॉर्डेड बयान है कि ये हिंदुस्तान देखिए जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन आकर सरकार का समर्थन कर रहा है, हमने ये किया था। और आप आज कह रहे हैं कि हमने ये बोला। अरे उन लोगों को बाद में आपने शुरू किया, आपकी एनडीए ने शुरू किया, आतंकियों से बातचीत आपने शुरू की। बताइए जो आप याद करिए उन दिनों को, आतंकियों से आप लोगों ने बातचीत की। एक कार्रवाई बताइए, रेड कार्पेट आपने दिया, दिल्ली में बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला के पहली बातचीत कब हुई थी हुर्रियत के साथ? आपने किसी हुर्रियत नेता से बुला के पूछताछ की हो?
सुधांशु किसी हुर्रियत नेता की जांच की हो, किसी हुर्रियत नेता की कार्रवाई की हो, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, गंभीर मामला ये बिल्कुल सही है कि मौजूदा सरकार सुरक्षा के मामले में बच नहीं सकती। अरे हुर्रियत बनी कब? दुष्यंत नागर जी, हुर्रियत को लेकर आपके सैफुद्दीन सोज क्या सोचते हैं और आतंकियों को लेकर गुलाम नबी आजाद की क्या राय है? हम सब जानते हैं जब वो ये कहते हैं कि सेना कोई ऑपरेशन करती है तो आतंकियों से ज्यादा सिविलियंस मरते हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाती है सैफुद्दीन सोज को जब हुर्रियत की सुरक्षा ली जाती है वापस। जानी साहब मैं आपके पास आऊंगी, अभी हेडलाइंस का वक्त है, हेडलाइंस का वक्त। बैक आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, बड़ी बहस हमारी चल रही है और इस बीच लगातार अलग अलग तरह से पक्ष रखने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज और एनालिस्ट कर रहे हैं। इस बीच रिजवान साहब एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, एक अहम सवाल जिसके बारीक फर्क को समझना देश की जनता को भी जरूरी है, वो सवाल ये कि चरमपंथी और हुर्रियत नेताओं में किसी तरह का फर्क देखते हैं आप? नहीं, ये तो एक दूसरे के, चरमपंथी और हुर्रियत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पाकिस्तान के ये शुभचिंतक हैं, पाकिस्तान परस्ती करते हैं। जब भी ये देश हित की बात करेंगे तो ये आपको चुटकी लेने के लिए करेंगे, आपको चिढ़ाने के लिए करेंगे, आपको उकसाने के लिए करेंगे। और जैसे भी अभी मैं देख रहा हूं कि सोफियान में फिर हमला हुआ है, ये मैं बार बार बात लिखता हूं और मैं अभी सुधांशु भाई से ये गुजारिश करूंगा, मेरा इस पर 15 साल का अध्ययन है, मुझे इस देश से एक कौड़ी नहीं चाहिए। प्लीज टेक माई एजुकेशन इनटू कॉन्फिडेंस। ये हुर्रियत एंड टेररिज्म एंड पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, आई कैन हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिजॉल्व इट। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं क्योंकि 18-15 साल मैंने इस अध्ययन पर लगाए हैं और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये चीजें नहीं आएंगी। आप कोशिश करके देख लीजिए, इसके लिए एक दूसरी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को अपनानी पड़ेगी और वो कश्मीर के बाहर से शुरू होगी, ना कि कश्मीर के अंदर से। ठीक है रिजवान साहब, इस पर आपका जरूर उत्तर हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे, सुधांशु जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले माजिद हैदरी साहब, आपने बड़ा बैक करने की कोशिश की कि हुर्रियत वालों ने, अलगाववादियों ने कहा मांगी थी सुरक्षा जो आपने दे दी और वो तो स्टेटस सिंबल के लिए दी गई थी, एनसी और पीडीपी को भी आपने लपेट लिया। कश्मीर मसले पर आपका रुख क्या है, आज ये साफ कर दीजिए आप। मैडम देखें, हुर्रियत बनाई इसलिए गई थी कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म को जगह दी जाए, मिलिटेंसी बंदूक को साइड पर रखा जाए, सॉफ्ट सेपरेटिज्म को पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जगह दी जाए। अब एक तरफ जबकि ऑपरेशन ऑल आउट फेल हो रहा है मिलिटेंसी को खत्म करने में, क्योंकि मिलिटेंट मारने से मिलिटेंसी खत्म नहीं हो रही, जितने मिलिटेंट पिछले साल थे उससे आज दुगने हैं यहाँ पे। सो ऑपरेशन ऑल आउट हो या बाकी सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। दूसरी तरफ से आप ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म की जगह है वो भी क्रश कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी वगैरह वापस लेके। तो मुझे लग रहा है कि आप कश्मीर को और ज्यादा आग में झोंक रहे हैं, जहां पे और ज्यादा बच्चे शायद बंदूक उठाएं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ है उसके बाद हमें समझ आनी चाहिए थी कि अब वक्त आ चुका है कि हम बात करें, इस मसले को हल करने का तरीका अपनाएं। ठीक है, लेकिन ये फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने बोला कि आंकड़ों में इजाफा हुआ है, लेकिन आज अगर आपने रविशंकर प्रसाद, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी पीसी सुनी होती प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता चलता कि बीते 4.5 सालों में आतंकवादी कितने ज्यादा मारे गए हैं और उससे पहले की जो तादाद थी वो कितनी कम थी। चलिए कोई बात नहीं, खैर छोड़िए। पीओके पर आपका क्या स्टैंड है? जी, पीओके हमारा इस कश्मीर का हिस्सा है, जो अक्साई चीन चाइना के पास है वो भी हमारा इस कश्मीर का हिस्सा है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस मसला कश्मीर को हल करना है। भारत का हिस्सा है ना? भारत का नहीं, वो कश्मीर का हिस्सा है। आप भारत हमारे साथ बातचीत करें, फिर हम देखें किसका हिस्सा बनेगा। ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म है इनका। माजिद हैदरी साहब, ये है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। हो गए बेनकाब आप। ये प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज गिव मी अ चांस। है वो जमीन भी हमारी है, ये जमीन भी हमारी है। हम ना पाकिस्तान से डरते हैं ना चाइना से डरते हैं, हम तो अपनी जमीन लेके रहेंगे। ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करते हैं। एज ए सिक्योरिटी वॉचर आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, सेपरेटिज्म इज सेपरेटिज्म. There is no soft separatism and hard separatism. Just like Taliban is Taliban. There is no good Taliban or bad Taliban. दो बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात, हैदरी साहब को ये बता दिया जाए, there is no such thing as soft separatism in national networking or in national policy. दूसरी बात, देखिए आर्टिकल 370 कब बना, क्यों बना, ये इतिहास है। गलती हुई नहीं हुई, ये इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है,
आर्टिकल 370 की आड़ में कुछ लोग कश्मीर की सरजमीं पर अपने आप को एक सेपरेट मुल्क बोलते हैं, वो अपने आप को एक सेपरेट देश समझते हैं, अपने सेपरेट आजादी मांगते हैं, एक सेपरेट सोसाइटी समझते हैं। तो वो बात करेंगे कश्मीरियत की, लेकिन कश्मीरियत के साथ भारतीयता या राष्ट्रीयता उसके ऊपर में कोई बात नहीं करेंगे। तो 370 की आड़ में ये हुर्रियत वाले जो है अपनी कश्मीरियत को जरूर बढ़ावा देंगे, उसके ऊपर जरूर सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करेंगे, सिक्योरिटी मांगेंगे, लेकिन भारतीयता राष्ट्रीयता की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं, 30 सेकेंड ओनली। देखिए कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं और सुधांशु जी इसके ऊपर अगर आप चाहें तो जरूर मुझे टोक सकते हैं। देखिए जब NIA ने FIR बनाई 1200 पेज की बनाई या 12,000 पेज की, उसके बाद तत्पश्चात क्या हुआ, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ लोग पकड़े गए, बंद किए गए। कौन? फलाने के चाचा के भाई के मामा का ताऊ, फलाने के भाई के भांजे का भतीजे का लड़का। अरे भाई ये बड़े बड़े मुर्गे जो घूम रहे थे, जो जहर उगल रहे थे, जो पाकिस्तान की टेररिस्ट फंडिंग कर रहे थे, सुधांशु जी इनको क्यों नहीं बंद किया? आज हम डिबेट कर रहे हैं इनके प्रति, आज हम इनको देशद्रोही बोल रहे हैं, ये भारत बोलने के लिए वो बोलते हैं POK कश्मीर का हिस्सा है, फलाना कश्मीर का हिस्सा है। अरे भारत का हिस्सा क्यों नहीं बोलते हो? भारत का हिस्सा बोलो। आज मैं हैदरी आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ एक बार भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की। हैदरी बोलो, बोलो माजिद हैदरी, भारत माता की जय। मैं नहीं बोलूंगा। एक बार मेरे साथ जय हिंद बोलो। जय हिंद, जय हिंद। धर्म के खिलाफ है हैदरी, माजिद हैदरी, जय हिंद, माजिद हैदरी। आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू नेशनल टेलीविजन कि आप लोगों ने भारत माता की जय कहने में परहेज किया। यही बता रहा है कि आपका कितनी निष्ठा है इस मुल्क में। सारे पाप माफ हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ भारत माता की जय। माजिद हैदरी आप बोल के दिखाइए भारत माता की जय। भारत माता की, माजिद हैदरी, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माजिद हैदरी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए। माजिद हैदरी, जय रुक जाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के दिखाइए। बोलोगे हिंदुस्तान कायर हो, देशद्रोही हो, नहीं बोलोगे। इकबाल से एक चीज सुनिए, माजिद हैदरी पाकिस्तान राशन पानी बंद कर देगा। रुकिए एक मिनट, माजिद हैदरी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के दिखाइए एक बार। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के दिखाइए। नारेबाजी के लिए मैं यहाँ नारेबाजी माजिद हैदरी जाइए। जो इंसान भारत में रहते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कर सकता, उससे हमारी इस डिबेट में रहने का कोई हक नहीं है। आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए। आपके लिए वो शब्द कहे जा रहे हैं जो जैनी साहब के जरिए आप सुन रहे होंगे। आप चले जाइए इस डिबेट से। सुधांशु जी जो आदमी इस मुल्क में रहता है, जो इस मुल्क में रहते हुए सब कुछ पाता है, शोहरत, दौलत, जो शख्स यहाँ पर साल भर में जिसके ऊपर 111 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ये सब करती है, वो शख्स भारत में रहते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता? जानते हैं उसका कारण क्या है? ये जो कह रहा है ना कि कश्मीर का हिस्सा है अक्साई चिन्ह, भारत का हिस्सा नहीं है, यह समस्या की जड़ कहां से शुरू हुई? ये 24 अक्टूबर 1948 को जिस दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ, बिल्कुल वैसे ही विलय हुआ था जैसे अन्य राज्यों का विलय हुआ, कोई शर्त नहीं थी। किसने शर्त जोड़ी एक साल के बाद? किसने बाद में 1951 में और धाराएं जोड़ी? किसने बाद में 370 जोड़ी? और उसके बाद मुसलसल इनके जैसे लोगों को 30, 40, 50 साल में उठ के खड़ा किया, जो आज ये हिमाकत कर पाते हैं कि वो ये कहते हैं कि वो भारत की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे अफसोस है कि देश की एकता और अखंडता को लेकर इतने बड़े देश में आज भी दो स्वर आते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, ना ये इंग्लैंड में है, ना जापान में है, ना ब्रिटेन में है, ना अमेरिका में है। राष्ट्रीय सुरक्षा पे सारे दल एक स्वर में बोलते हैं, मगर यहां पर राजनीतिक दल दूसरे स्वर में बोलने लगते हैं। विरोधी आप पर एक सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब जरूर हो जाना चाहिए। वो जवाब ये कि ये सख्ती चुनाव की वजह से तो नहीं हो रही है।
प्रीति जी, मैंने आपको पहले से एग्जाम्पल बताया। हमारी जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार थी, उस दौर से हमने ना इनको बात करने दी, ना हमने इनसे खुद बात की। हमने ईडी के मुकदमे उस दौर में किए, एनआईए की जांच में इनको उस जमाने में घेरा। सुरक्षा तो अब हटाई है ना। तो हम तो इनका इलाज बहुत पहले से कर रहे हैं और इनको इनके आकाओं के साथ हॉबनॉबिंग नहीं करने दे रहे हैं। हमारा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, ये कोई मैं पिछले 4 दिन की बात नहीं। सख्ती का असर कम से कम सकारात्मक तरीके रुक जाइए जानी साहब, रुक जाइए। इस सख्ती का असर सकारात्मक हो, वहां पर जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अलगाववादियों को लेकर रुख पूरे मुल्क का 98% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, इन पर केंद्र सरकार की सख्ती जायज है। आप सभी का बहुत